नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। तो ये हमारा इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे डिफरेंट एवेन्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहले सिमिलैरिटी क्या है इनमें, इस पर हम डिस्कशन करेंगे और बाद में इसके रिस्क के बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स रिस्क क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देर आर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस एसेट कैटेगरी। ऊपर अभी हमने जो पढ़ा है जिसमें जिसमें इन्वेस्ट करना है, जैसे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स कैन बी डन ओनली इन फाइनेंशियल फॉर्म। अगर आपको किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदना है, डिबेंचर्स खरीदना है, इक्विटी खरीदना है, तो ये सिर्फ आपके फाइनेंशियल फॉर्म्स में होंगे। ठीक है, मतलब फिजिकल फॉर्म्स में नहीं, इंटेंजिबल फॉर्म्स में होते हैं। वेयर एज वन कैन बाय द अदर टू एसेट्स। जैसे रियल इस्टेट और कमोडिटी की बात करेंगे तो इसको अपन फाइनेंशियल और इन फिजिकल फॉर्म, यानी इसको आप इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। कमोडिटी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक, और फिर रियल मार्केट से जब हम रियल इस्टेट खरीदने जाते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म्स में होता है, गोल्ड और रियल इस्टेट। इट इज़ द फिजिकल फॉर्म वेयर दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी टू मेनी। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर लैंड है, प्रॉपर्टी है, दिख रही है, गोल्ड है, दिख रहा है, छू सकते, तो वो फीलिंग ऑफ सेफ्टी आती है इंडियंस में। एनीथिंग दैट इज टेंजिबल इज परसीव टू बी सेफर देन इंटेंजिबल। अगर कोई चीज़ दिख रही है तो वो ज़्यादा सेफ होती है एज पर इंडियन, जो नहीं दिख रही है उससे। रियल इस्टेट एंड कमोडिटीज डिफर्ड फ्रॉम इक्विटी एंड बॉन्ड्स इन अनदर वे टू। दिस कुड बी बॉट एंड इन्वेस्टमेंट्स और फॉर कंजम्पशन पर्पजेस। अभी रियल इस्टेट और कमोडिटीज़ जो है वो लोग कंजम्पशन पर्पसेस से भी खरीदते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वन में इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड गिव इट ऑन रेंट टू जनरेट इनकम। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे और उसको रेंट पर दे दे तो वो इनकम जनरेट करता है, तो इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट्स। बट एट द सेम टाइम अगर कोई खुद के लिए प्रॉपर्टी बाय करता है और वो खुद उसमें रहता है, सो दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। ओके, वो एक्सपेंसेस हो गया। अ सिमिलर लॉजिक में बी अप्लाइड टू गोल्ड। सेम आप अप्लाई करिए गोल्ड पे। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, ओके, खरीदी बिक्री कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट से, देन इट इज़ इन्वेस्टमेंट। और अगर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। व्हेन समवन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी में बी शेयर्ड विद द इन्वेस्टर्स। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो कंपनी ने प्रॉफिट बना के बाद आपको डिविडेंड देना है। विद अ केयरफुली एनालिसिस ऑफ वेरियस इक्विटी शेयर्स इट इज़ पॉसिबल टू रिसीव पीरियोडिक इनकम। अगर हम सही ढंग से अच्छी कंपनी में निवेश करते तो रेगुलर पीरियोडिक इनकम आते रहेगी। सिमिलरली रियल इस्टेट कुड बी गिवन टू रेंट टू जनरेट इंटरमीडिएट कैश फ्लो। अगर आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट आउट करते तो वहाँ से भी आपको एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाता है। और बॉन्ड जो है उसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलते रहता है। इट इज़ अ कमोडिटी वेयर सच इंटरमीडिएट कैश फ्लो इज नॉट जनरेटेड। ओके, एंड इन्वेस्टर्स इन इक्विटी, रियल इस्टेट और कमोडिटी इज एन ओनर ऑफ द असेट। जो इक्विटी खरीदता है, रियल इस्टेट लेता है, कमोडिटी, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है, उस चीज़ का। वेयर एज एन इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड हैज़ लेंट। अगर आपने बॉन्ड खरीदा है, डिबेंचर्स खरीदा है, तो आपने सिर्फ उसे लेंट आउट किया है, मतलब उसको आपने ऐसा मान के चलो कि इंटरेस्ट पे पैसा दिया है, ऐसा मान के चलो, तो वो खुद की नहीं होती है, उसमें इंटरेस्ट मिलते रहेंगे और मैच्योरिटी के दिन आपके पैसे वापस हो जाएंगे। In such a case, the lender's receipts, be it interest payment or return on principal amount invested, are agreed at the time of the issue of such instruments. In all the other three cases, the investor's cash flow are unknown. Okay, ऊपर के जो है उसमें unknown. To that extent, the future returns from these assets, which may also be called ownership assets, ठीक है, would be highly uncertain in comparison to the lending assets like bonds or fixed deposit. मतलब अनसर्टन कंपैरिजन है ऊपर और नीचे में। While the above discussion was about the characteristics of various assets class and certain different across the asset category, at the same must be seen from another perspective. To while one may buy equity shares listed in India in Indian rupees, अभी देखो इक्विटी में निवेश करना है तो आप भारत में, भारत के बाहर भी उसमें निवेश कर सकते हो। ओके, तो इसमें एक्सपोजर मिलता है आपको अनदर करेंसीज में। For example, an investor buying a shares of a company listed on London Stock Exchange is exposed to the fortunes of the company as well as the change in the exchange rate between the British pound
एंड द इंडियन रुपी। तो इक्विटी मार्केट में क्या कर सकते हैं आप, दूसरी कंट्रीज़ के कंपनीज़ में भी आप निवेश कर सकते हो। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस है। सो अभी ये देखिए नीचे दिए हैं इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज़। लोग इक्विटी यानी ब्लू चिप कंपनीज़ में, मिड साइजेस कंपनीज़ में, स्मॉल साइज कंपनीज, अनलिस्टेड, फॉरेन स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इंडेक्स फंड। देन फिक्स इनकम में आप देख लो, इधर पॉज करके देख लीजिए, लिख लीजिए कि यहाँ फिक्स इनकम यानी यहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं। रियल इस्टेट में ये दिया है, कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड, कमोडिटी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, मल्टी एसेट्स एंड अदर। सो दीज आर दी वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट्स avenues, okay, where we can invest. Okay, now the next part is investment risk. Okay, so investment risk क्या होती है? तो नंबर 1 इन्फ्लेशन रिस्क। अब आप अभी पिछले 2 वीडियोस में मैंने जब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का कैलकुलेशंस करके दिया तो उसमें हमने इन्फ्लेशन 8% पकड़े थे, राइट। और उसमें हम ये देख रहे थे कि 8 लाख रुपए की शादी कैसे इन्फ्लेशन के कारण 58 लाख रुपए में हो रही है। मतलब जो चीज़ें आज 8 लाख रुपए में मिल रही है, 25 साल बाद उतनी ही चीज़ें खरीदने के लिए हमें 58 लाख रुपए खर्चा करना है। इसका मतलब ये है कि मनी का जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रहा है। तो आप जब कभी भी जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले दो दिन के पहले वीडियो जो लिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स ऐसा होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर भारत में महंगाई 8% है तो आप अपने 100 रुपये जिस भी कंपनीज में जहाँ भी लगा रहे हो, जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ आपको 108 रुपये से ज़्यादा ही पैसे बनने चाहिए 8% से, तो आपका इन्वेस्टमेंट सही है। नहीं तो उस पर लगेगा इन्फ्लेशन रिस्क। ओके, तो क्या होता है जान लेते हैं। इन्फ्लेशन और प्राइस इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। क्या होता है इन्फ्लेशन? कुछ नहीं, जिसमें वस्तुएं और सेवाओं के दाम जो है वो बढ़ते जाते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। तो जो चीज़ आज 100 रुपये में खरीद पा रहे वो अगले साल खरीदने के लिए 120 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, 108 रुपये करना पड़ेगा, उसके अगले साल और ज़्यादा, उसके अगले साल और ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशंस दिए हैं और ये कैलकुलेशंस हम पिछली बहुत सारी वीडियोस, पिछले 2 वीडियोस में हम एक्सेल पे कर चुके हैं, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जस्ट अ सेकेंड, काफ़ी बार कर चुके हैं अपन पिछले वीडियोस में ये कैलकुलेशंस, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या लिखा है? टुडेज कॉस्ट कितनी दी है? 10,000। उसमें है इन्फ्लेशन 8% और निकाली है फ्यूचर कॉस्ट। ओके, तो फ्यूचर कॉस्ट कैसे निकलेंगी? इज इक्वल टू FV ब्रैकेट ओपन रेट 8%। ओके, वहाँ पे ईयर्स भी दिया है, 1 मिनट, ईयर्स दिए हैं। अभी हम लेंगे ईयर्स, 5 ईयर्स। देखिए यहाँ पर दिया है 5 साल, 10 साल, 10 ईयर्स, देन दिया है 20 एंड देन दिया है 30 ईयर्स। तो आकर देख लेते फ्यूचर कॉस्ट क्या होंगी। FV ब्रैकेट ओपन रेट 8%, N पर 5 ईयर्स और 10,000। देखिए 10,000 की वैल्यू कितनी हो रही है? 14,693 दिख रहा है। अब ये 5 साल की जगह अगर मैं इसी को 10 साल कर दूँ तो 21,589 दिख रहा है। यही अगर मैं इसको 20 साल कर दूँ तो 4660, मतलब 610 है, 609 10, और इसको 30 कर दूँ तो यहाँ पे आपको 30 साल बाद की वैल्यू मिलेंगी 1,06,25। मतलब जो खर्चा आज आप, जो चीज़ आप 10,000 में आज बाय कर रहे हो, महंगाई के कारण 5 साल बाद 14,000 में मिलेंगी, 10 साल बाद 21 में मिलेंगी, 20 साल बाद 46 एंड 30 साल बाद 1 लाख रुपए तक मिलेगी। सो ये होता है इन्फ्लेशन रिस्क। ठीक है, जो आपके रिटर्न्स को कम करता है इन्फ्लेशन रिस्क। द अबाउट टेबल शोज हाउ फास्ट द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी गोज डाउन।
परचेसिंग पावर यानी जो चीज़ें आज 100 रुपये में मिल रही है वो 100 में नहीं मिल 10,000 में मिल रही है, वो बाद में 5 साल बाद 14,693 में मिलने वाली है, 10 साल बाद 21,000 में मिलने वाली है। सो ये हो गया इन्फ्लेशन रिस्क, जो कि हमेशा बना रहता है किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। ओके, सो वन में ऑल्सो लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन अनदर वे। इफ वन कुड बाय 100 units of something with the rupees 10,000 today, assuming inflation of 8%, one would be able to buy 68 unit। तो मतलब आप जितने दिन के लिए इन्वेस्टेड रहोगे इन्फ्लेशन से, उसका रिस्क उतना बना रहेगा। दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आप में से किसी को ये PDF चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, आप ये पढ़िए, ठीक है। आगे यही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वही लिखा है। नेक्स्ट होता है लिक्विडिटी रिस्क, राइट। तो लिक्विडिटी रिस्क यानी हमने देखा है लिक्विडिटी का मतलब होता है द थिंग्स विच इज़ इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई भी चीज़ जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जिसमें जल्दी नहीं कर सकते तो वो हो गया लिक्विडिटी रिस्क। Investments in fixed income assets are usually considered less risky than equity. Even within that, government security are considered the safest. अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो उसमें लिक्विडिटी फास्ट होता है। म्यूचुअल फंड्स में हो तो लिक्विडिटी फास्ट होती है, लेकिन रियल इस्टेट में हो तो लिक्विडिटी उतनी फास्ट नहीं होती है, तो वहाँ जनरली लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा बना होता है। इन ऑर्डर टू अवेल द फुल बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स और टू अर्न द प्रॉमिस रिटर्न, there is a condition attached. The investment must be held till maturity. In case if one needs liquidity, there could be some charges or such an option may not be available at all. यानी अभी देखो यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे आप म्यूचुअल फंड का, मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया कि टैक्स डिडक्शन के लिए अगर आप ELSS RGSS जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। मतलब आपको कुछ भी करो 3 साल तक उसमें रुकना ही पड़ेगा, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स निकाल सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है कि इट्स हैविंग पेएबल, यानी अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, अज्यूम दैट एन इन्वेस्टमेंट हैज इन्वेस्टेड वंस मनी इन द सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अ बैंक डिपॉजिट फॉर अ गोल्ड दैट इज ड्यू 5 years फ्रॉम नाउ। फॉर सच अ गोल वन चूज टू इन्वेस्ट इन 5 years फिक्स डिपॉजिट, as is clear the term of the deposit is 5 years and the promised return would accrue to the investors only if the money is kept in the deposit for the entire period। अभी एक उदाहरण यहाँ पर यह दिया है कि अगर FD में अगर कोई निवेश करता है तो एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन FD के रिटर्न्स अभी मैंने आपको 2 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किए थे, 5% से ज़्यादा नहीं मिलता और महंगाई 8% है, तो FD वैसे भी अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आप सेफ साइड देख रहे हो और FD में निवेश कर रहे हो तो FD अगर आपने 5 साल की बनाई है तो 5 साल आपको रुकना पड़ेगा उसमें। इसका मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, समझ रहे हो, लिक्विडिटी रिस्क है। अगर निकलना चाहते हो FD से बाहर तो आपको चार्जेस अच्छे खासे लगेंगे उसमें। तो बस यही इस लिक्विडिटी रिस्क में बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क तो भैया सबसे भयंकर रिस्क होता है इन्वेस्टर्स के लिए। क्रेडिट रिस्क यानी जहाँ हमने पैसे लगाए वहाँ से पैसे ही नहीं मिल रहे, यानी हमारा प्रिंसिपल भी डूब रहा है। जैसे इक्विटी शेयर्स अगर हमने किसी कंपनी के खरीदे, 100 रुपये का शेयर है, हमने 10 शेयर्स खरीद लिए तो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर शेयर का प्राइस नीचे नीचे गिरते जा रहा है, कंपनी बंद होगी, लिक्विडिटी रिस्क। आपने किसी कंपनी के कमर्शियल पेपर खरीदा, कंपनी बंद होगी, पैसे डूब गए आपके, दैट इज व्हाट क्रेडिट रिस्क। सॉरी, इसके पहले भी लिक्विडिटी बोला, वो क्रेडिट है। When someone lends money to a borrower, the borrower commits to repay the principal as well as pay the interest as per the agreed schedule। अभी आपने किसी को पैसा दिया है, वो बोल रहा है कि भैया हाँ इतने समय पे मैं इतना ब्याज और आपके पैसे लौटा दूंगा। The same applies in the case of a debenture or bonds or a fixed deposit। In the case of this instrument, the issuer of the instrument is the borrower, where the investors is the lender। जिसने खरीदा है, जिसने लिया है वो borrower, जिसने दिया वो lender। The issuer agrees to pay the interest and repay the principal as per the agreed schedule। समय समय पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लौटा देगा। There are 3 possibility, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। The issuer honors all commitment in time, हो सकता है आगे वाला समय पे पैसे दे। दूसरा, the issuer pays the dues but with some delay, हो सकता है कि वो थोड़ा सा ड्यू दे दे लेकिन पैसे देने में थोड़ा सा लेट करे। और तीसरा ये हो सकता है कि वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तीनों ना दे, दोनों ना दे। While the first is the desirable situation, the latter two are not। ठीक है, तो पहला ठीक है लेकिन दूसरा तीसरा तो नहीं चलता है। तो दिस इज व्हाट क्रेडिट रिस्क, यानी आगे वाले को अपने पैसे दिए, उसने डुबा दिया, आपके पैसे ही वापस नहीं किए, दैट इज व्हाट क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो ये पढ़िए आप। अब इसमें किस में ज़्यादा क्रेडिट रिस्क है इसके बारे में बताया है। देन मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। ओके,
तो मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क क्या होता है ये हम जानेंगे